हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी। ये इसका पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट 2 काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैंने कुछ पोर्शन इस पार्ट के अंदर कवर किया है। आइए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। दोस्तों, लास्ट वाले पार्ट में हमने पुलवामा और ये सब चीज़ें हमने समझी थी, प्रोजेक्ट समझे थे, और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आर्टिकल नंबर 370 कैसे हटा और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कैसे आया और आर्टिकल 35A का क्या सीन था, हमने सब पढ़ा था। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात आती है कि शुड अ रेफरेंडम बी डन, क्या रेफरेंडम कराना चाहिए। अभी आप एक चीज़ को समझिए कि उस समय बहुत इमोशनल होके जवाहरलाल नेहरू साहब ने तो ये कहा था कि भाई जनता की इच्छा के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे, और अभी चलिए जो हो गया हो गया, लेकिन हम बाद में एक रेफरेंडम कराएंगे जिसमें हम जनता की मर्जी को जानना ज़रूरी समझेंगे कि वो हमारे भारत में आना चाहती है कि नहीं। लेकिन उस समय की देखिए बात अलग थी, आज का माहौल अलग था। आज़ादी के 70 सालों के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेमोग्राफी भी काफ़ी चेंज हो गई थी। जैसे कि आपको पता है कि 4 लाख कश्मीरी पंडित बेचारे भागे थे, मजबूरन इन्हें छोड़ना पड़ा था कश्मीर वैली को 1990s में। और पाकिस्तान ने तो अपने कभी ट्रूप्स पीछे करे ही नहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कि एक प्री कंडीशन थी। जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को पीछे करेगा तभी रेफरेंडम कराएंगे, तो रेफरेंडम का अब कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इंडिया को बिल्कुल भी अग्री नहीं करना चाहिए डिमांड्स पे रेफरेंडम की। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्यों आखिरकार ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्यों ये फटाफट से अपनी जो सीज फायर कहा गया था कि भैया दोनों ही तरफ के लोग गोलियां नहीं चलाएंगे, इस चीज़ को ये बार बार क्यों वायलेट करता है। देखिए, सीज फायर का जो वायलेशन है इसे प्लान करा गया आईएसआई के द्वारा, मेनली इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर का ये मुद्दा हमेशा जिंदा रहे, और इस मुद्दे को पाकिस्तान हमेशा से चाहता है इंटरनेशनलाइज करना, ताकि इंडियन की जो फोर्सेस हैं वो सारा टाइम इन्हीं सब में उलझी रहें, और कि भाई टेररिस्ट ना घुस पाएँ, ये हो वो हो इंडियन टेरिटरी के अंदर, यही सब बेचारी परेशान रहें, और यहाँ का ना डेवलपमेंट हो और ना कभी कश्मीर पूरी तरह से मिल पाए भारत में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो भाई पाकिस्तान चाहता है, इसीलिए ये फ्रीक्वेंटली सीज फायर वायलेशन करता है। अब बात आती है कि कश्मीरी पंडित जो छोड़ के भाई मजबूरन गए कश्मीर की वैली को इतना, तो ये जो इशू है इनके रिहैबिलिटेशन का कि वापस इनको रीसेटल करा जाए, तो इसका क्या सीन है। तो इसके लिए हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि ये कश्मीरी पंडित कौन लोग थे। देखिए, कश्मीरी पंडित ये हिंदू कश्मीरी थे जो कश्मीर की खाड़ी में कश्मीर वैली में ही रहा करते थे, और सिर्फ ओनली रिमेनिंग इकलौते इकलौते क्या सिर्फ यही हिंदू कश्मीरीज बचे थे जब भारी मात्रा में कश्मीर की पॉपुलेशन में, कश्मीर की इस खाड़ी में यहाँ पे कन्वर्जन हुआ था इस्लाम में, ज़बरदस्ती इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट करा गया था मेडिवल टाइम्स में। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित ही थे जो हिंदू बचे थे आज तक के टाइम पे। अब क्या हुआ, कैसे गए, एक्सोडस क्या हुआ कश्मीरी पंडित का, थोड़ा समझते हैं। देखिए, कश्मीरी हिंदू ने यहाँ से छोड़ना, इसको भारी मात्रा में शुरू कर दिया कश्मीर की खाड़ी को 1990s में। कब यहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी बढ़ गई और मारा, मतलब आपने अभी कश्मीरी फाइल्स में तो देखा होगा, कश्मीरी फाइल्स जो पिक्चर आई थी उसमें आपने देखा होगा किस तरह से परसिक्यूशन हुआ, किस तरह से डराया धमकाया गया इस रेडिकल इस्लामिस्ट के द्वारा, मिलिटेंट्स के द्वारा इन पंडित्स को। और करीब 7 लाख कश्मीरी पंडित बेचारे छोड़ के भागे वैली को टेररिज्म के चलते ड्यूरिंग 1989 से 90 के बीच में। ज़्यादातर या तो बेचारे दूर दराज में जम्मू में सेटल हुए, या दिल्ली में हुए, या कुछ दूसरे हिस्सों में नॉर्थ इंडिया के अपने घर को छोड़ छोड़ के सेटल हुए। एक बात बताऊं, रिपोर्ट के हिसाब से 2020
के पार्लियामेंट्री ग्रुप है ना, की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 64,827 रजिस्टर्ड माइग्रेंट हाउस होल्ड्स जो थे है, इसमें 60,489 हिंदू फैमिलीज थी और सिर्फ 2609 मुस्लिम फैमिलीज थी और 1729 सिख फैमिलीज थी और 43,494 फैमिलीज रजिस्टर्ड थी जम्मू के अंदर, जिसमें 19,338 दिल्ली में, 1995 दूसरी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। मतलब अगर देखें आउट ऑफ टोटल 64,827, तो मतलब आप ये खुद समझिए कि कैसे बेचारे गए, कैसे रहे, क्या हुआ, आज तक अपना घर ये वापस नहीं पा पाए हैं। अब देखिए कश्मीर फाइल्स और इशू इनके रीसेटलमेंट का एक बहुत बड़ा सवाल का मुद्दा है। तो ये कश्मीर फाइल एक पिक्चर आई मार्च में आई, बहुत पॉपुलर रही, इसी साल आई। मेन फोकस इसने इस 1990 से 1992 के इंसिडेंट्स पे किया और फिर से कश्मीरी पंडित का मुद्दा वापस से सामने आया और फिर से एक सवाल उठा कि वापस इनको इनके घरों में वापस भेजा जाए, इनका रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। 2008 की बात है जब सरकार ने एक स्पेशल पैकेज दिया था रिटर्न के लिए कि वापस लौटिए रिहैबिलिटेशन के लिए कश्मीरी पंडित के इस अपने अपने घरों में वैली में वापस। पैकेज के अंदर बात थी हाउसिंग की, कि जाना है, ट्रांजिट की, अकोमोडेशन की, स्कॉलरशिप की, एम्प्लॉयमेंट की और इंटरेस्ट रेट को वेव ऑफ करने की, है ना, कि मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा। पैकेज ने हर एक फैमिली को ये कहा कि आप अपना घर बना सकते हैं, वॉज ऑफ 7.5 लाख का, बट ये प्लान अभी भी सक्सीड होना बचा था। करीब 1900 जो पढ़े लिखे नौजवान थे इनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया अंदर प्रधानमंत्री जॉब पैकेज के तहत, बट दे वर ऑल्सो फोर्स्ड, इनको भी फोर्स करा गया कि जाओ भागो, जम्मू भागो। स्टोन पेल्टिंग करी गई, पत्थरबाजी करी गई। जब बुरहान वानी की डेथ हुई थी 2016 में, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से बात करी है इसी की सीरीज में, लास्ट में कुछ लेक्चर्स में, लास्ट वाले चैप्टर में इस तरह से क्या हुआ। 2017 की बात है जब होम मिनिस्टर ने कहा कि हम 6000 ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाएंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। अब कि भाई गिवन द डिस्टर्ब्ड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन द वैली, ये काफ़ी मुश्किल था, है ना, जो भाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तो बढ़िया था नहीं इस कश्मीर वैली में, तो ये काफ़ी मुश्किल था कि जो है सिर्फ जगह दे दें और इन लोगों को वापस जो है इस जगह पे सेटल कर दें। जॉब बहुत बड़ी वजह थी, बहुत सारी चीज़ें करनी थी क्योंकि जिस तरह से आ गए थे ये लोग, बट वापस सेटल करने के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत इस स्पेस के अलावा भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करनी थी उनके खान पान के लिए। रिसेंटली 2022 में देखने को मिला है कि टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, टारगेट करके मारा गया है कश्मीरी पंडितों को, दूसरे माइग्रेंट्स को। फिर से ये डर पैदा करता है कम्युनिटी के अंदर जो ये सोच रही थी कि हम वापस से अपने घर जाएंगे, वापस से वैली जाएंगे और रहेंगे। ठीक है, तो सिंस कश्मीरी पंडित यही ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं कश्मीर में, यही न जाने कब से हजारों सालों से यही रह रहे हैं और इन्हें मदद करनी चाहिए कि इन्हें अपनी मातृभूमि, अपनी मदरलैंड वापस मिले। तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना है कश्मीर में कि ये सारे लोग वो रियली मतलब चाहें भी, भई अब वहाँ पे ऐसा होने लगेगा तो कौन करेगा भई, वो इसीलिए तो भागे अपनी जान बचा के, अपने परिवार बचा के और वापस जाना भी चाहते हैं, लेकिन अगर वहाँ का माहौल ही नहीं अच्छा होगा तो बेचारे कैसे जाएँगे? ठीक है? तो पेशेंस, परसेवरेंस, प्लान्ड स्ट्रैटेजी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स का लगातार एफर्ट्स जो अगर इसके लिए करे गए तो एक पक्का एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब एक बहुत बड़ी बात जो मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ वो है स्टोन पेल्टिंग की। देखिए बात क्या है कि स्टोन पेल्टिंग की जो एक्टिविटी है कि भई देखिए कब पत्थर मार रहे हैं, तो कश्मीर के अंदर ये भारी मात्रा में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो लोकल मिलिटेंट्स हैं, ठीक है ना? वो करते हैं यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में। ठीक है, जब उनको यहाँ पे रोका जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस जब उनको रोकने की कोशिश करती हैं इन मिलिटेंट्स को, तो ये ऐसी हरकतें इन रिटर्न में करते हैं। इट वाज
सिस्टमैटिकली इसे कौन ऑर्गेनाइज करता होगा? आपको क्या लगता है? कोई शरीफ आदमी, कोई आम आदमी थोड़ी ना उठा के इस तरह से मुँह पे कपड़ा बाँध के पत्थर फेंकता है ना? सबको अपना परिवार प्यारा है, काम प्यारा है। बट लेकिन मामला क्या है कि ये सब ऑर्गेनाइज करा जाता है मेंबर्स के द्वारा, हुर्रियात के, जिन्हें बैकअप मिलती है आईएसआई से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, फेसबुक के पेजेस के माध्यम से, जैसे मैंने आपको समझाया है चैप्टर 1 में कैसे रेडिकलाइज़ होते हैं लोग। और पैसे की ज़रूरत जो भारी मात्रा में मिलती है वो हमारे पड़ोसी 2 देश जो बैठे हैं चाइना, पाकिस्तान, आराम से पैसा पहुँचाते हैं। हरियात के अलावा भी एक भारी मात्रा में नौजवानों का एक सेक्शन है वैली के अंदर, ये भी जो है वो छोटी-छोटी जगहों पे रिसॉर्ट करता है इस स्टोन पेल्टिंग को। 2016 में 2016 में करीब 1742 इंसिडेंट्स स्टोन पेल्टिंग के देखने को मिले हैं, जो कि थे अगेंस्ट सीआरपीएफ पर्सनल्स के। आप कहेंगे सरकार ने क्या कदम उठाया मैम इसको लेके? तो 2017 में जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्होंने केसेस को रजिस्टर करा अलग-अलग हुर्रियात लीडर्स के, और जिन पे इन स्टोन पेल्टिंग का इल्ज़ाम था, है ना? ये जो ऑर्गेनाइज़ करे गए थे सेपरेटिस्ट के द्वारा एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो एनआईए का जो एक्शन था अगेंस्ट हुर्रियात लीडर्स इन अ टेरर फंडिंग केस में, इससे बहुत भारी मात्रा में स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स में गिरावट देखने को भी मिली है, आज जो हमें विजिबल भी है। आखिरी में तो नहीं, फिर हम बात करते हैं पेलेट गन के बारे में, क्योंकि इसके बाद हम ह्यूमन शील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए पेलेट गन्स क्या हैं, थोड़ा समझते हैं। चाहे स्टोन पेल्टिंग, पेलेट गन्स का, इन सब का यूज़ इसलिए करते हैं ना ये लोग कि भैया हमने तो कुछ किया भी नहीं, कोई जुर्म तो ये दिखा नहीं है, ठीक है? अभी बंदूक लेके दौड़ोगे तो अंदर कर दिए जाओगे, पत्थर मार रहे हो ग्रुप में बैठ के तो क्या ही अंदर करे जा रहे हो, ठीक है? तो अब पेलेट गन्स जो होती है ना, ये फॉर्म होती है नॉन लीथल, इससे मृत्यु नहीं हो रही है, नॉन लीथल क्राउड कंट्रोल को, भाई मर नहीं रहा है इससे अगर मार रहे हैं सामने वाला व्यक्ति, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो भीड़ है, क्राउड है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका काफ़ी अच्छा योगदान होता है। इसका यूज़ कौन करता है मैम? इसको यूज़ करा जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? पुलिस इसका यूज़ करती है, मिलिट्री इसका यूज़ करती है, और सिर्फ भारत में ही नहीं है, और जगहों पे ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ होता है। कुछ और भी दूसरे पॉपुलर तरीके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये आंसू वाली गैस, टीयर गैस को छोड़ देते हैं, वाटर कैनन को। आपने अभी जब ये बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी किसान का, जब ये चल रहा था प्रोटेस्ट, तब आपने देखा होगा बहुत सारे वाटर कैनन्स को छोड़ा गया था। तो वाटर कैनन्स को, कुछ पेपर स्प्रे को छोड़ते हैं आंखों में, ना मिर्ची लग जाती है, चूर चले जाते हैं। तो नॉन लीथल वेपन्स का यूज़ करा जाता है ऐसी सिचुएशन में लड़ने के लिए, ठीक है ना? ताकि कि भाई कन्फ्लिक्ट ऑन ना बढ़े। मान लीजिए ऐसा है कि सामने वाला गोलीबारी कर रहा है, इधर से भी हमने गोलीबारी करी, तो इससे क्या होगा, जब लोग आपस के मरेंगे तो और ज़्यादा टेररिस्ट को मौका मिलेगा इन मुद्दों को बढ़ाने का। इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा शांत रखा जाए, इसलिए इन तरीकों का यूज़ होता है। अब देखिए जो पेलेट गन्स हैं, तो ये तो इसलिए है ना कि भई इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा मान लो ऐसा नहीं है मारेंगे नहीं, लेकिन इंजरी हो जाएगी, चोट लगेगी सामने वाले को, इससे दर्द भी होगा। ये शॉर्ट रेंज तक, मतलब कुछ दूरी तक, मान लीजिए कि 200 यार्ड्स तक जो है इससे आप इफ़ेक्टिव हैं, ये मार सकते हैं। बट जब ये चलाई जाती हैं बहुत ज़्यादा पास से, मतलब समझिए इफ़ेक्टिव ओवर शॉर्ट रेंजेस अप टू 200 यार्ड, बट अगर इन्हें आपने बहुत क्लोज से चला दिया तो ये लीथल भी हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं। पर्टिकुलरली तब जब बहुत सेंसिटिव पार्ट, जैसे मान लो आँखों पे चला दिया, तो आँख तो कितना सेंसिटिव पार्ट है। तो आप समझो इससे क्या हो रहा है। तो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ का ये कहना है कि जो पेलेट गन्स का यूज़ है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, है ना? ऑन यूज़ ऑफ फोर्स, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पुलिस के, ये इससे पूरे नहीं होते, है ना? अचीव नहीं होते हैं। मतलब अभी समझिएगा, जो उद्देश्य है पुलिस का, उसे थोड़ा और कम हार्मफुल तरीके से दूसरे तरीकों का यूज़ करा जाए, ठीक है? जिससे हार्म का मतलब कोई नुकसान ना पहुंचे, और दिक्कतें भी कंट्रोल हो जाएं, ठीक है? तो ऐसा है, तो इसके चलते एक प्लास्टिक बुलेट की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी भाई? प्लास्टिक बुलेट की। तो 2017 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा कि आप कुछ दूसरे तरीके लीजिए, जिसमें सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेस से फिर बोला कि आप एक काम करो भाई, देखो प्लास्टिक बुलेट का यूज़ करके देखो, ठीक है? अब इसके चलते दोस्तों टीएनएसवी टीएनएसवी प्रसाद कमेटी गठित हुई। थोड़ा समझाती हूँ। इसे बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसके अंदर दोस्तों कुछ 7
मेंबर थे, 7 मेंबर की एक कमेटी थी कि भैया इस पैलेट गन्स के इश्यू को देखने के लिए और इस पे रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। इस कमेटी ने रिकमेंड ये करा कि पैलेट गन्स का यूज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में किया जाए, है ना? मतलब बिल्कुल हाथ से निकल रही सिचुएशन तभी करें। प्रैक्टिस में सिक्योरिटी फोर्सेस आर यूजिंग, मतलब और तरीके का यूज़ कर रही हैं स्टोन पेल्टिंग को कंट्रोल करने में, बट पैलेट गन्स अभी भी ऐसा नहीं है, यूज़ हो रही हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में यूज़ हो रही हैं, फुल्ली आउट ऑफ यूज़ नहीं है, ठीक है? और आखिरी में मैं आपको बताना चाहती हूँ ह्यूमन शील्ड के बारे में। दोस्तों बात ऐसी है कि अप्रैल 2017 की बात है कि एक मेजर लीतुल गोगोई, ठीक है, LEETUL और GOGOI, एक आर्मी ऑफिसर टाइड अ शॉल मेकर, इन्होंने क्या किया था, अभी एक इमेज मेरे पास थी लेकिन वो दूसरी जगह पे, इन्होंने एक शॉल मेकर को बांधा जिसका नाम था फारूक अहमद दर को बांधा, व्हीकल में आगे बांधा और एलिजिटली इसको यूज करा एज अ शील्ड अगेंस्ट स्टोन पेल्टर्स। कि मान लीजिए यहाँ से लोग आ रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, इस व्यक्ति को अपनी गाड़ी के आगे दिया था बांध, और ये क्या हो रहा है, एक तरह से ह्यूमन शील्ड हो रही है ना, कि ये लोग पत्थर मार रहे हैं तो इस व्यक्ति को लग रहा है। एंड परेड करा अलग अलग स्ट्रीट में, है ना, पूरी रोडों पे परेड करा इस गाड़ी को लेके, कब, ड्यूरिंग श्रीनगर पार्लियामेंट्री बायपोल्स के टाइम। अब इंसिडेंस की भाई वीडियो बनी, सोशल मीडिया पे फैली और इससे भाई मुस्लिम मेजॉरिटी इस कश्मीर वैली में बिल्कुल हाहाकार मच गई। अब ये जो व्यक्ति था फारूक अहमद दर, इसका यूज एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे जो किया गया, इसे तो क्रिटिसाइज पूरे वर्ल्ड ने किया, बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे क्रूअल बताया, इनह्यूमन बताया, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट बताया, ये कहा कि ये तो टॉर्चर है एक तरीके का, ये भी। लेकिन इसके चलते भी कुछ फॉर में आर्गुमेंट रहे, कुछ अगेंस्ट में रहे ह्यूमन शील्ड को लेके। बट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक अच्छी बात है कि आप दूसरे तरीकों का, है ना, कुछ ह्यूमैनिटेरियन तरीकों का यूज़ करें। इन सब तरीकों का यूज़ मतलब सही नहीं है। भाई सामने वाला कीचड़ है तो उस पे पत्थर अगर आप मारोगे, पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फैलाने वाले में, तो खुद पे आएगा। लेकिन अपने नागरिकों के ऐसे कुछ और तरीका करा जाए जिससे भाई अपना अच्छे रहिए और सिर्फ खराब को ही मारिए। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत वेलकम है। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे इन वीडियोस को पा सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह का, ट्विटर वगैरह का सबका हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।